हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग। तो दोस्तों, जैसे ही कोरोना वायरस सबसे पहले डिटेक्ट हुआ और इसका जो सेंटर निकला वो चाइना का वुहान निकला। वुहान प्रोविंस से सबसे पहले ये फैलना शुरू हुआ। तो इस वायरस के फैलते ही वापस से ये शुरू कहाँ से हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट इसका क्या है, इसके ऊपर बहस शुरू हो गई। और जैसे ही ये वायरस चाइना से निकला या नहीं निकला, इसके बारे में बहस चली। बहुत सारे न्यूज़ेस में आपने सुना भी कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो चुकी थी, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो मामला गरमाया। तो यहाँ पर एक बहस ये शुरू हुई कि क्या ये एक बायोलॉजिकल वेपन है? क्या एक जैविक हथियार है? और क्या वापस से चाइना बायो वॉरफेयर या जैविक युद्ध के खतरे को आमंत्रण दे रहा है? तो आज की वीडियो में हम एपिसेंटर यानी ओरिजिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से इस वायरस का एपिसेंटर है, कहाँ से वायरस निकल रहा है। लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल वेपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। तो जैविक हथियार होते क्या हैं? बायोलॉजिकल वेपन होते क्या हैं? और बायो वॉर होता क्या है? तो इस वीडियो में समझते हैं बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। तो देखो, बायोलॉजिकल वेपन बेसिकली हैं क्या? किसी भी तरीके के डिजीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स यानी कि बीमारी उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं या फिर किसी भी तरीके के जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है? कुछ भी ऐसे पॉइज़नस या ज़हरीले पदार्थ हैं, जिनको डिसेमिनेट करना यानी फैलाना चारों तरफ ताकि उससे मनुष्यों को, एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को और प्लांट्स को नुकसान हो, उनकी मृत्यु शुरू हो जाए, इसे हम बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। इस तरीके से बायोलॉजिकल वेपन मतलब ये है कि बेसिकली एनिमल्स का इस्तेमाल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल करना और इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के इस्तेमाल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँचाना। और इसमें बिल्कुल बहुत जो ह्यूमन लॉस है, मैन पावर का लॉस है, वो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत युद्ध करने का एक बड़ा एक इनोवेटिव नया तरीका आप कह सकते हैं, जिसमें ना आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट है, ना आपको बहुत सारे एम्युनिशंस की रिक्वायरमेंट है, ना मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट है और ना बहुत ज़्यादा आपको खर्च ही करना है। इंसानों के जीवन भी बचें और दूसरा देश जो है, वो आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। तो यही पर्पस है बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन्स का। तो अब देखिए, अ, अभी आपने समझ लिया कि बायोलॉजिकल वेपन है क्या, जैविक हथियार है क्या। अब इन जैविक हथियारों में ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका इस्तेमाल युद्ध के लिए तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा भी कई चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जैसे कि कुछ स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसके बायोलॉजिकल वेपन के। उदाहरण के लिए राजनीतिक हत्याएँ करवाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी मूवीज़ में आपने इस तरीके से देखा भी होगा, ठीक है? इन्फेक्शंस ऑफ लाइवस्टॉक यानी बहुत सारे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनमें संक्रमण फैलाने के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू कॉज़ फूड शॉर्टेजेस यानी कि कृषि उत्पादों को कंटामिनेट करने या कृषि उत्पादों को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि आपके देश दुश्मन देश में खाद्यान्नों की कमी हो जाए, फूड शॉर्टेजेस हो जाएँ। इसके अलावा वहाँ का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यावरणीय कैटास्ट्रॉफ यानी कि विपत्तियाँ जो है वो लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कह दो आप, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिस्टर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइड स्प्रेड इलनेस बड़े पैमाने पर बीमारियाँ फैलाने या डर का या मिसट्रस्ट का एक एटमॉस्फेयर पब्लिक के बीच में फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन के बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट होते हैं। तो देखिए, जो बायोलॉजिकल वेपन है, इसमें बेसिकली 2 पार्ट हो सकते हैं या आप कह दें कि बायोलॉजिकल वेपन को स्प्रेड करने के बेसिकली 2 अ, स्टेप्स हैं। पहला है वेपनाइज्ड एजेंट यानी आप किसी भी ऐसे एजेंट का, किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज़्म का इस्तेमाल करें या उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है? जैसे कि डिज़ीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़्म हमारे चारों तरफ हमेशा कुछ न कुछ सूक्ष्म जीव हैं, ये हमें पता है। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई या प्रियॉन्स। प्रियॉन्स का मतलब कुछ प्रोटीन्स होता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं या फिर वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं। कौन से टॉक्सिन्स? जो कि किसी एनिमल, प्लांट या दूसरे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न हुआ हो। तो या तो आप बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या प्रियॉन्स का इस्तेमाल करें या घातक प्रोटीनों का, या फिर कुछ टॉक्सिन्स का प्रयोग करें जो कि दूसरे जीवों, पौधों और सूक्ष्म जीवों से मिलते हैं, या फिर इसी तरीके के किसी सिंथेटिक सब्सटेंस का यानी कि मानव निर्मित किसी भी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करें जो कि बीमारी फैलाए, बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलाए।
तो इसे आप बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में रख सकते हैं फिर। यानी ये बन गया बायोलॉजिकल वेपन आपका। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद लेबोरेटरी में इसको बनाया जा सकता है जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा, यानी उसके आनुवांशिक पदार्थ से छेड़छाड़ करने के। दूसरी स्टेप है इसमें डिलीवरी मैकेनिज्म। डिलीवरी मैकेनिज्म क्या कहती है कि अब आप उस एजेंट को, उस वेपन को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, फैलाएँगे कैसे? तो देखो रिसर्च क्या कहते हैं, पुराने रिसर्च कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, जिनके द्वारा इन एजेंट्स को या बीमारी फैलाने वाले जीवों को फैलाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सूक्ष्म जीवों को दुश्मन देश में फैलाने के लिए। एक रॉकेट आपने दाग दिया, उस रॉकेट में बारूद के साथ या मिसाइल आपने दाग दी, उसमें न्यूक्लियर सब्सटेंसेस के साथ आपने वायरसेस भी रखे थे। अब वो न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है, न्यूक्लियर पदार्थ तो डिस्ट्रॉय करेगा ही उस एरिया को, वहाँ के वातावरण में कहीं न कहीं ये जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया, जो भी डिज़ीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़्म है, यानी आपका बायोलॉजिकल वेपन है, वो भी फैल जाएगा और वो बड़े पैमाने पर फिर मल्टीप्लाई होके वहाँ पर बीमारियाँ फैलाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में कुछ स्प्रे टैंक्स फिट होते हैं, तो एयरक्राफ्ट जब उस एरिया के ऊपर से उड़ेगा, तो वहाँ पे जो स्प्रे टैंक फिट हैं, उन स्प्रे टैंक से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जीव हैं, उनको स्प्रे कर दिया जाएगा वहाँ के एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा व्हीकल्स जैसे कार या ट्रक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बोट्स यानी नाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में कई बार असैसिन्स करने के लिए, असैसिनेशंस यानी हत्याएँ करने के लिए जो असैसिन्स हैं वो इसका प्रयोग करते थे, या फिर कुछ खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल ऑलरेडी किया जा चुका है। अब देखो, ये कब से शुरू हुआ? तो इसको रोकने के लिए जो है, या सबसे पहले इसकी जो ओरिजिन ट्रेस करेंगे आप, वो तो जेनेवा प्रोटोकॉल से होती है एक्चुअल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काफ़ी बाद जो है वो जेनेवा प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था। ये जिनेवा में साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जेनेवा प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर पहली बार डिस्कशन हुआ 25 में, जून 1925 में, कि कोई भी ऐसे ज़हरीले पदार्थ या कोई भी ऐसे बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो डेवलप किए गए पदार्थ हैं या सूक्ष्म जीव हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जिनका हमने चर्चा किया अभी, इनसे बने हुए कोई भी ऐसे पदार्थ जो है, जो ज़हरीले हैं या कोई ऐसे खतरनाक गैसेस, ठीक है, जो श्वसन तंत्र वगैरह को प्रभावित करें आपके, इनका इस्तेमाल युद्ध की तकनीकों में नहीं किया जाएगा, ठीक है? इनको प्रोहिबिट किया जाएगा। तो 1925 में ये साइन किया गया और 1928 फ़रवरी में ये प्रभाव में आना शुरू हुआ और फाइनली बाद में आपका जो 1968 में एनपीटी आया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, उसके बाद इसका जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, यानी कि जैविक हथियारों के ऊपर जो कन्वेंशन है ना? या संगठन है, इसके ऊपर बात, इसको स्थापित करने की बात चलने लग गई और यहाँ से फिर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का बाकायदा ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है? 1972 में ये जो कन्वेंशन है वो सारे देशों के सिग्नेचरिंग के लिए, यानी सपोर्ट के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए पब्लिक डोमेन में आया और 1975 से ये जो ट्रीटी है वो लागू है, ठीक है? तो इस तरीके से होपफुली आपको बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में पता चल गया होगा, बायोलॉजिकल वेपन्स स्प्रेड कैसे होते हैं, इनके बारे में भी पता चल गया होगा और इनके डेडली इम्पैक्ट क्या हैं, वो भी पता चल गया होगा। तो बने रहिए डिकोडिंग जीएस के साथ। थैंक यू।